तो बेटा हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो कॉम्पीट करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम। यहां पर ये एक एंजाइम है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट में अगर ये वाली चीज फिट होगी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबस्ट्रेट है। और इससे थोड़ा सा मैच करने वाला जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर ये ब्लू कलर में दिखाया गया है। अगर ये एंजाइम में आकर फिक्स होता है तो ये सबस्ट्रेट नहीं है, और नतीजा ये हुआ कि एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए जगह ना मिली और रिएक्शन नहीं हुआ। सो ये ऐसा इनहिबिटर कहलाएगा जो एंजाइम को रोकता है काम करने से। कहां पर से? एक्टिव साइट से। कॉम्पिटेटिव इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज कॉम्पीटिंग विद सबस्ट्रेट। ये दूसरी मिसाल है उसकी। लेट्स सपोज दिस द सबस्ट्रेट, अगर ये एंजाइम के साथ लगता तो देयर विल बी द रिएक्शन, लेकिन इसकी जगह पर ये चीज आ गई है जो कि इस सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है, और रिजल्टिंग इसने आकर इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया एंड रिजल्टिंग नो रिएक्शन। अब ऐसे जो सवालात हैं वो कभी कभार आपसे ग्राफ की सूरत में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो आप समझेंगे कि ये कौन सी इनहिबिशन और जो है वो हमारे पास प्रोसेस शो किया गया है। तो एक चीज याद रखें, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि लेट सपोज ये एक चेयर है और इस पर बैठने वाले हम दो हैं, तो हम दोनों के चांसेस कितने हुए बैठने के? 50-50। लेकिन अगर पढ़ाने वाले 3 हो और ना पढ़ाने वाला ब्लॉकर 1 हो तो चांसेस कितने हुए? 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं पढ़ाने वालों के बैठने का, और 1 चांस है किसका? ना पढ़ाने वाले का। तो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मौजूद हो तो उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की इनहिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है। किससे? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट का आप नंबर बढ़ाओगे तो आपका उसी टाइम में जो प्रोडक्ट है वो आपको उतनी मिल सकती थी जो आपको इस ब्लॉकर से पहले मिल रही थी। यहां पर समझें कि ये जो ब्लैक लाइन है ग्राफ में, ये आपको दिखा रही है कि ये जो रिएक्शन है वो इतने से सबस्ट्रेट मौजूद थे तब ये रिएक्शन इतना चल रहा था, और जब ये सबस्ट्रेट इतने से थे तब ये रिएक्शन इतना चल रहा था, जब इतने सबस्ट्रेट थे तो तब ये रिएक्शन इतना चल रहा था। लेट सपोज यहां पर जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है वो 10 है, यानी जब कोई भी इनहिबिटर मौजूद नहीं था तो 10 सबस्ट्रेट इतना रिएक्शन करवा रहे थे और इतनी प्रोडक्ट मिल रही थी। लेकिन अचानक से हुआ यूं कि सिस्टम में एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया। जैसे ही इनहिबिटर आ गया तो 2 सबस्ट्रेट की मौजूदगी में ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होकर यहां रह गया। 4 की मौजूदगी में वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी पहले जितना नहीं हो सका और ये यहां हो गया। ये 10 तक था तो 10 तक पहले बगैर इनहिबिटर के ये रेट ऑफ एक्शन यहां पर था, अब ये रेट ऑफ एक्शन यहां पर हो गया है। सो अब मैं चाहता हूं कि ये रेट ऑफ एक्शन यहां पर पहुंचे, तो मैं क्या करूंगा? ये देखें कि मैंने इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब मैं इनहिबिटर्स 10 से 20 कर गया, सो अब मुझे रेट ऑफ एक्शन जो है, जो प्रोडक्ट है वो उतनी ही मिल रही है जो बगैर इनहिबिटर के मिल रही थी। तो इस ग्राफ को कैसे समझेंगे कि विद द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर की मौजूदगी में, अगर इनहिबिटर की गैर मौजूदगी से इन दोनों लाइनों को कंपेयर करोगे तो थोड़े से जो सबस्ट्रेट हैं वो बगैर इनहिबिटर के, यानी इनहिबिटर की गैर मौजूदगी में मैक्सिमम रेट ऑफ एक्शन शो कर रहे थे। लेकिन जब इनहिबिटर आ गया तो रेट ऑफ एक्शन कम हो गया। अब इस रेट ऑफ एक्शन को बढ़ाया गया, वापस उसी लेवल पर कैसे ले जाया गया? जब इन्होंने क्या इंक्रीज किया है? सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया है। तो इस ग्राफ को आप जहन में रखेंगे
जब आगे वाले दूसरे ग्राफ आएंगे तो ये आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की ग्राफ से किस तरह मुख्तलिफ होगा। दूसरा है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम ये है कि ये चेयर पर दूसरे को बैठने भी नहीं देता और खुद भी नहीं बैठता, ये चेयर तोड़ देता है। जब चेयर ही टूट गई तो अब कैसे कंपटीशन करूं? अब भले हम 10 हों, हमारा चांस ही नहीं है कि हम इस चेयर पर बैठें। आ रही है बात समझ में? ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम को। कैसे? कि ये सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट को अपनी जगह पर अटैच करने से कोई रोकेगा तो वो कौन सा इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। लेकिन सबस्ट्रेट को उसकी अटैचमेंट से इन्होंने रोका है एंजाइम की किसी दूसरी जगह पर अटैच होकर, रिजल्टिंग एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई। तो ऐसे टाइप के इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और ये जो साइट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? एलोस्टेरिक साइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एलोस्टेरिक साइट कहलवाएगी। अब देखें वही यहां पर कि ये सबस्ट्रेट है, अगर इसके साथ कोई भी इनहिबिटर अटैच नहीं है तो ये इधर अटैच हो सकता है। जैसे ही ये इनहिबिटर इसकी दूसरी साइड से अटैच हुआ तो एंजाइम की ये जो साइड थी ये चेंज हो गई, एक्टिव साइट, और अब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। अब इस ग्राफ में देखें, बगैर इनहिबिटर में ये लेट सपोज कि 10 सबस्ट्रेट मौजूद हैं और जो रिएक्शन है या रेट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमें इतनी मिल रही है। लेकिन अब चूंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया है, उसने क्या किया है कि आप भले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, क्योंकि एंजाइम खराब हो गए हैं, अब रेट ऑफ एक्शन जो है वो इससे आपका बढ़ नहीं सकता। देखिए यहां पर भले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है लेकिन ये लाइन जो है वो सीधी जा रही है, यानी इससे ज्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते। तो उन दोनों ग्राफ को अगर कंपेयर करेंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की लाइन आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं। ये देखें, ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ती जाती है तो प्रोडक्ट की लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी और आखिर जाकर वो उससे मिलती है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा नहीं हो रहा। सो ये जो लॉस है ये वाला, ये क्यों है? बिकॉज कुछ ना कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ने ब्लॉक कर दिया। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जगह पर कोई दूसरा बैठ भी नहीं सकता, वो किसी दूसरे को बैठने भी नहीं देते। तो जब तक ये मौजूद होंगे, भले आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, आपका एक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये दो ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ये एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर प्रोवाइड एनर्जी। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको प्रोवाइड होगी और रेट ऑफ एक्शन बढ़ेगा। लेकिन एंजाइम हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम है। क्यों? हीट इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, हीट केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है, बट इंक्रीज इन हीट फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल इंक्रीज इन वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स व्हिच मेक अप एंजाइम। जो एंजाइम के एटम हैं उनको जब हीट मिलेगी तो उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन के बढ़ जाने की वजह से उनकी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन वाइब्रेशन become the cause of change in structure, means denaturation of enzyme. So increased heat from the optimum level may denature the enzyme. अब देखें तो कितना टेम्परेचर एंजाइम को चाहिए अपनी हाई एक्टिविटी शो करने के लिए?
एंजाइम को हाई एक्टिविटी शो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। हर एंजाइम का, जो एंजाइम जिस ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कंसीडर इट दिस एंजाइम इज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंजाइम, ये हमारी बॉडी का कोई एंजाइम है। लेट्स सपोज ये पेप्सिन एंजाइम है। सो दिस वर्क्स ऑन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सी। ये 37 डिग्री सी पर जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करता है। देखें, जब टेम्परेचर 0 था तो रेट ऑफ एक्शन भी 0 था। जैसे टेम्परेचर बढ़ा थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, 20 हुआ रेट ऑफ एक्शन बढ़ा है, 30 हुआ रेट ऑफ एक्शन बढ़ा है, और 35 हुआ रेट ऑफ एक्शन बढ़ा है। जैसे ही टेम्परेचर 37 हुआ है तो रेट ऑफ एक्शन एंजाइम का मैक्सिमम हुआ। 37 से थोड़ा बढ़ता है तो रेट ऑफ एक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही उससे भी बढ़ता है तो फौरन रेट ऑफ एक्शन जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। When the rate of action of enzyme is increasing because of increase in temperature, it will increase up to certain limit. ये एक खास लिमिट तक इंक्रीज होगा। उस लिमिट के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बजाय रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज होने के फौरन वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, बिकॉज कि ये एंजाइम की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। यानी जैसे ही टेम्परेचर हमारा 40 से अबोव जाता है तो रेट ऑफ एक्शन एंजाइम का क्या होता जा रहा है, ड्रॉप डाउन होता जाता है। व्हेन इट क्रॉसेस द 60 रेट ऑफ एक्शन फॉल्स डाउन एट द 0, वो फौरन 0 पे आकर गिरा, मींस एंजाइम्स हैज बीन कंप्लीटली डीनेचर्ड। एंजाइम जो है वो कंप्लीटली डीनेचर हो गए और अब कोई भी रेट ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस ग्राफ को भी मद्देनजर रखना है कि ये ग्राफ किस तरह से शो हो रहा है। देखें, ये वेरिएबल दिखा रहा है जिसका असर उसकी एक्शन पर हो रहा है। वो हमने रखा है कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने सारे ग्राफ में क्या रखा है, रेट ऑफ एक्शन रखा है, ये याद रखना है आपको। सो इफ दिस वेरिएबल इज इंक्रीजेस, इसका असर एंजाइम के पास क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ एक्शन भी बढ़ता है, लेकिन अप टू द सर्टेन लिमिट, उस लिमिट के बाद ये फौरन इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो फौरन ड्रॉप डाउन होता है। तो इस तरह का ग्राफ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, यानी ये वाली लाइन इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ एक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ये बता रहा है कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, टेम्परेचर का ग्राफ है। दूसरा है हमारे पास ईच एंजाइम वर्क इन इट्स ऑप्टिमम पीएच, यानी एंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच। पीएच भी एंजाइम पर असरअंदाज होती है। हर एंजाइम जिस मीडियम में वो मौजूद है उस मीडियम में खास पीएच पर वो काम करता है, बिकॉज एंजाइम की अपनी नेचर भी केमिकल नेचर है। तो देखें यहां पर ये पीएच है, अगर हम बिलो 7 जाते हैं टुवर्ड्स द 0 तो पीएच कम होगी लेकिन एसिडिटी बढ़ेगी। ये याद रखना है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ड्स पर भूलते हैं। इफ द पीएच इंक्रीजेस मींस द मीडियम इज गोइंग टू बी बेसिक और अल्कलाइन। इफ द पीएच इज डिक्रीजेस द मीडियम इज गोइंग टू बी एसिडिक। पीएच कम होगी तो मीडियम एसिडिक होगा, पीएच बढ़ेगी तो मीडियम बेसिक होगा, 7 पर न्यूट्रल होगा। So when it is highly acidic medium, when pH increases, the rate of action of enzyme is increases. When pH reaches 8, 2 or 2 point something, तो स्टमक वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, ये अपना हाईएस्ट रेट ऑफ एक्शन शो करता है। जैसे ही उससे भी पीएच बढ़ती है तो फौरन रेट ऑफ एक्शन जो है वो एंजाइम का गिर जाता है। सो एंजाइम वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। एंजाइम जो है वो पीएच की एक बिल्कुल नैरो रेंज में काम करते हैं, वाइड रेंज नहीं है, वो बिल्कुल नैरो रेंज है। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये लेट सपोज कि इंटेस्टाइन में जो एंजाइम पाया जाता है पेनक्रियास से आता है, इसकी ऑप्टिमम पीएच है लेट सपोज 8.4, 8.5 और 8.6।
तो जब ये पीएच उसकी है तो रेट ऑफ एक्शन उसका हाईएस्ट है। जैसे ही इस पीएच से कम या ज्यादा होता है तो रेट ऑफ एक्शन दोनों तरफ ड्रॉप डाउन होता है। ये दूसरा ग्राफ है। इफ द रेट ऑफ एक्शन इज जीरो, इफ द पीएच इज जीरो, द रेट ऑफ एक्शन इज जीरो। जैसे पीएच इंक्रीज हुई, 2 के आसपास पहुंची है, तो पेप्सिन जो है वो अपना हाईएस्ट एक्शन शो करता है। सेलिवरी अमाइलेज जो है वो 6 पॉइंट समथिंग पर अपनी जो है हाईएस्ट रेट ऑफ एक्शन शो करता है। ट्रिप्सिन जो है वो 8 पॉइंट समथिंग पर अपनी रेट ऑफ एक्शन जो है वो शो करता है। उससे पहले अगर हम देखें तो यूं लग रहा है एज द पीएच इंक्रीजेस सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस अप टू इट्स ऑप्टिमम लेवल। इस एंजाइम में भी ये है और इस एंजाइम में भी ये है। सो द पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक पीएच, amylase and trypsin enzyme mainly works in the neutral, and trypsin is generally works in the basic pH। और salivary amylase के लिए हम यूं भी कहते हैं कि it works in the slightly acidic medium। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा लेक्चर है वो पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपसे पूछता हूँ इसी लेक्चर के हवाले से।